अच्छा, हमने एएस में बाकी टॉपिक्स के तो क्वेश्चंस कर लिए थे। मतलब काफी सारे वेरिएंट्स के कर लिए। मतलब 23, 22, 21। तो काफी वेरिएंट्स हम देख चुके हैं उसके। और उन सब में बस न्यूक्लियर हम स्किप कर रहे थे, यानी पार्टिकल फिजिक्स का जो टॉपिक है वो हमने स्किप किया है बस। तो आज हम पार्टिकल फिजिक्स से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें काफी सारी चीजें जो है वो ओ लेवल्स वाली रिपीटेड है। जैसे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके अलावा अल्फा बीटा गैमा की प्रॉपर्टी। जो उसमें पार्टिकल फिजिक्स में जो न्यू कॉन्सेप्ट है ना, वो न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड है, जैसे कि क्वार्क्स और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। इन ये कॉन्सेप्ट्स हमारे पास नए हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पुराने ही हैं। ठीक है, तो मैं वो जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ दोबारा से पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं और वो इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता इससे। तो मैं मेंशन कर देता हूँ चीज़ें। जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, या हम उसे रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसमें हमने मेन चीजें डिस्कस की थी कि हम अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं गोल्ड फॉइल पे, और गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करने के बाद बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इजीली पास थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, एक उसका इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ये था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एबल टू पास थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी था। तो एटम इज मोस्टली एम्प्टी, ये चीज हमने इससे ड्राइव की थी। और उनमें से कुछ जो थे वो शॉर्ट एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे, और कुछ लार्ज एंगल से, अ फ्यू डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स। और उससे भी कम जो है वो बाउंस बैक हुए थे। और बाउंस बैक होने का रीजन आपको पता ही है, क्योंकि सेंटर में एक हैवी न्यूक्लियस था जिसकी वजह से। और वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, और अल्फा भी पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्शन की वजह से वो बाउंस बैक हो गया। ठीक है, और सेंटर में हमें पता चला कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये सारा मॉडल जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी दोबारा से इंक्लूडेड है। ठीक है, इसका मतलब इससे रिलेटेड भी कुछ 1-2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आ सकता है। तो इसमें मतलब आपके पास एक तरह से इजी मार्क्स हैं ये। अब जो पार्टिकल फिजिक्स की मेन आपके पास जो थ्योरी है ना, जिसमें सारी चीजें न्यू इंक्लूड होंगी। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इन पार्टिकल्स के और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, मतलब ये तो हमें पता है, लेकिन अब हम इससे और ज्यादा जो है वो डीप में जाएंगे। अगर हम इसकी मॉडल की बात करें, एक मॉडल बनाएं, तो इस मॉडल में बेसिकली सबसे पहले दो कैटेगरीज बनती हैं। ठीक है, अब वो दो कैटेगरीज कौन सी होंगी?
इस मॉडल की सबसे पहली दो कैटेगरीज, एक कहलाते हैं फर्मियंस। अच्छा, इसमें हमें सारे उनके बारे में नहीं पढ़ना होगा। और एक कैटेगरी बनती है बोसॉन्स की। ठीक है। अच्छा, बोसॉन्स और फर्मियंस में फिर फर्दर कैटेगरीज और बनना शुरू हो जाएंगी। जैसे हम फर्मियंस की बात करें, तो फर्मियंस में आपको दो कैटेगरीज और मिलेंगी। फर्मियंस की एक और कैटेगरी में आपको हेड्रॉन्स मिलेंगे। अच्छा, हेड्रॉन्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फर्मियंस के बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ना, अगर उसको आपको नहीं भी नाम याद रहे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हेड्रॉन्स और जो दूसरी कैटेगरी है लेप्टॉन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, हेड्रॉन्स वो होंगे जो क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, नाम आपने कहीं ना कहीं इसका सुना ही होगा। ठीक है। ये क्वार्क से मिलके बनते हैं। और क्वार्क्स भी आपको भी पता चल जाएगा कि उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है। और लेप्टॉन्स जो है ये फंडामेंटल्स है। मतलब ये फर्दर स्प्लिट नहीं होंगे, ये बस फंडामेंटल आ गए, इससे आगे ये बढ़ेगी नहीं स्टोरीज की। और हेड्रॉन्स यानी जो क्वार्क से मिलके बन रहे हैं, उसमें अब दो कैटेगरीज और आ जाएंगी। अब उनमें दो कैटेगरीज इस तरह से हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें सिर्फ दो क्वार्क्स होंगे। ठीक है। उन्हें हम कहते हैं मीजॉन्स। मीजॉन्स में होंगे सिर्फ दो क्वार्क्स। तो जो दो क्वार्क्स से मिलके बनेगा उन्हें मीजॉन्स कहेंगे। और जो तीन क्वार्क से मिलके बनेगा उन्हें बैरियॉन्स कहते हैं। इसमें तीन क्वार्क्स हैं। अच्छा, हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बैरियॉन्स के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा होता है। ठीक है। बैरियॉन्स की कैटेगरीज में अगर आप देखो, तो बैरियॉन में प्रोटॉन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन भी आएगा। ठीक है। वो भी हम देखेंगे इनका मतलब क्या है। जैसे प्रोटॉन पे मैंने आगे एंटी प्रोटॉन पे माइनस साइन बनाया, तो इनकी जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड वही रहता है। एंटी का मतलब उसका ऑपोजिट। ठीक है, जिस तरह वायरस एंटी वायरस, इसी तरह प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। मीजॉन्स में इतनी ज्यादा कोई कैटेगरी नहीं है, उसमें एक पाई प्लस होगा और एक फाई का होगा। वो जब हम एलिमेंट्स बनाएंगे तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। और जो ये लेप्टॉन्स की बात है, लेप्टॉन्स में बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक आएगा मियो, फिर टॉ और न्यूट्रिनो। ठीक है। ये फर्मियंस की कैटेगरीज आ गई। इसमें हेड्रॉन्स लेप्टॉन्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बोसॉन्स के बारे में जो है वो इतना ज्यादा कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो बोसॉन्स में क्या होता है, बोसॉन्स होते हैं फोर्स कैरियर्स। और इनमें जो पार्टिकल्स होंगे उनके नाम ग्लूऑन हो गया, डब्ल्यू बोसॉन,
जेड बोसॉन। अच्छा, वो जो लैब्स होती हैं जिसमें बड़े बड़े एक्सीलरेटर्स लगे होते हैं जिसमें पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जा रहा होता है नए, तो उसमें एक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था हिग्स बोसोन, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, ग्रेविटॉन। तो उसे उस पार्टिकल को जो है डिस्कवर करने पे नोबेल प्राइज भी मिला था। तभी आप देखो इतने सारे पार्टिकल्स के बाद जाकर हिग्स बोसोन आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। कि मतलब जिस तरह से क्या होता है कि पहले जो मेथड्स थे साइंस के, तो उसमें न्यू पार्टिकल डिस्कवर करने का एक ही तरीका था। आप पार्टिकल को ब्रेक करो, उसमें से और पार्टिकल निकल आएंगे। ठीक है। फिर हर पार्टिकल को ब्रेक कर किया नहीं जा सकता, और हर किसी में पॉसिबल भी नहीं होता। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक और रिसर्च स्टार्ट की कि आप बहुत स्पीड से पार्टिकल्स को मूव करवाओ, तो वो न्यू पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर वो बड़ी बड़ी लैब्स बना के उनमें एसिलेटर्स बनाए गए, और उसमें ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया गया। तो खैर, ये तो हो गई एक एडिशनल बात। अब हम ये पार्टिकल्स की बात करते हैं कि ये क्वार्क्स और इसमें क्या डिफरेंस आता है। ठीक है। अच्छा, क्वार्क्स में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी हम पहले क्वार्क्स से स्टार्ट करेंगे। क्वार्क्स में जो है ना वो वैल्यूज होती हैं। ये 6 तरह के होंगे। ठीक है, इसके अलावा नहीं होंगे। और उन 6 कैटेगरीज को कहा जाता है 6 फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स। और इनकी वैल्यूज भी याद करना बहुत आसान है। जैसे आपके पास 3 कैटेगरीज ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू सेम है। जैसे कि एक होगा अप क्वार्क, यू, चार्म क्वार्क, और टॉप क्वार्क। ठीक है। ये कैटेगरीज एक जैसी हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे। फिर उसके अलावा जो ऑपोजिट कैटेगरी आएगी वो इनकी ऑपोजिट होती जाएंगी। जैसे डाउन, अप का ऑपोजिट डाउन क्वार्क। चार्म का होगा स्ट्रेंज। और बॉटम, टॉप का बॉटम। अच्छा, ये होगा इनके 6 फ्लेवर्स। अब इन 6 फ्लेवर्स में इनकी फिक्स वैल्यूज होती हैं। जैसे ये तीनों जो अप वाले ना, अप, चार्म, टॉप, कॉर्क। ठीक है, मतलब ये सब नाम ऐसे हैं कि जो आपको टॉप की तरफ दिख रहे हैं, अप, चार्म, टॉप। इनकी वैल्यू होती है इन तीनों की +2/3 ई। ये इन तीनों की चार्ज की वैल्यू होती है, चाहे अप हो, चार्म हो, या टॉप। तीनों कॉर्क्स जो है वो सेम वैल्यूज यूज करते हैं। और उसके बाद जो डाउन है, डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम, हाँ, ये तीनों की वैल्यू जो होती है, क्योंकि ये नाम से सारे डाउनवर्ड और बॉटम सब लो लेवल लग रहे हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू भी नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है। ये हो गई क्वार्क्स की कैटेगरी। अच्छा, ये बहुत इजी है। अभी आप देखो क्वार्क्स आपने हेड्रॉन्स में लिखा था कि हेड्रॉन्स में क्वार्क्स होते, कुछ होते जो 3 से मिलके बनेंगे, अब कुछ होंगे जो 2 से मिलके बनेंगे। ठीक है। अब हम ये 3 और 2 की जो बात कर रहे हैं,
सबसे पहले हम 3 वाले की बात करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल है, हम काफी टाइम से उसको पढ़ते आ रहे हैं, तो पहले ये देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं क्वार्क से। ठीक है। सबसे पहले प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन की फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। उसमें दो अप क्वार्क लगेंगे, अप, अप, और एक डाउन। ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन बनाएंगे। कैसे, अभी आप देखो कैलकुलेशन वाइज। अप की वैल्यू +2/3 E, +2/3 E, -1/3E। ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप इन्हें ऐड अप करो, तो ये आपको मिलेगा +2 + 2 4, -1 3, +1 E। ठीक है। +1 का मतलब प्रोटॉन। हो गई प्रोटॉन की फॉर्मेशन। अब इसी तरह से आप न्यूट्रॉन को देखो। न्यूट्रॉन का मतलब है 0 आना चाहिए। सर तो अगर आप चार्म और टॉप क्वार्क की एक ही वैल्यू, तो हम उन तीनों में से कोई भी नहीं लिख सकते? हाँ, लेकिन मतलब ये तो वो है ना कि जिन्होंने इसको वर्कआउट किया और डिस्कवर किया, तो उन्हें जो इनकी फॉर्मेशंस मिली वो इन्हीं फॉर्म में मिली हैं। वैल्यूज भले सेम है, ठीक है, लेकिन अभी हम उसकी उस डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि इसमें जो इनका मास होता है ना, मास डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर अप के मास की बात करें तो वो 2.2 होगा, और चार्म की 1.28। वो सारी चीजें इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। चार्ज इनका यही होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्पिन भी देखा जाता है इनका, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े से हमारे एडवांस लेवल के हैं, तो इसलिए वो डिटेल हमसे पूछेंगे भी नहीं। जिस तरह आपने पूछा, क्वेश्चन सही है, क्योंकि चार्ज की जब तीनों की वैल्यू सेम है तो हम अप डाउन की यूज कर रहे हैं, हम चार्म अप डाउन भी यूज कर सकते थे, या चार्म अप बॉटम। तो इनका चार्ज भले सेम हो, लेकिन मास भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो मास वाला पार्ट जो है वो अभी हमारे पास इंक्लूड नहीं है सिलेबस के पार्ट में, तो इसलिए हम एज इट इज इनकी जो फॉर्मेशन है अभी सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अप का सर मास जो तो होता हम है। इनके क्वार्क याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि इस ये किन क्वार्क से बनता है। हाँ, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो पूछते हैं, मतलब इनडायरेक्टली पूछते हैं। जैसे आपसे उन्होंने खुद ही कैटेगरी पूछी कि एक आप कैटेगरी मेंशन करो जिसमें जो है वो मीजॉन्स और बैरियॉन्स होते हैं, तो आपको पता ही है हेड्रॉन्स की कैटेगरी है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने फॉर्मेशन लिखनी है कि जिससे प्रोटॉन बनता हो, तो आप उसमें लिखोगे 2 अप और एक डाउन। ठीक है। तो एज इट इज फॉर्मेशन पूछते हैं वो। ठीक है। कभी कभी वो आपको कैलकुलेशन वाइज बोल देते कि आप शो करो कि 2 अप और एक डाउन मिला के प्रोटॉन कैसे बन रहा है। तो ये जो 2 स्टेप्स हमने लिखे हुए ना, ये स्टेप्स करके आपको आंसर मिल जाता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन छोटा आता है। 5 6 मार्क्स 7 मार्क्स इस तरह से आता है, 10 मार्क्स के लिए नहीं होता, क्योंकि इसमें टॉपिक्स ही इतने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें ज्यादा जो है वो आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है। अब जैसे अप का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट डबल होता है चार्म से। ठीक है। और जो टॉप का मास होता है ना, वो तो इनसे काफी टाइम ज्यादा होता है। तो इनके मास की वजह से जो है ना, वो इनकी फॉर्मेशंस को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन आई उससे रिजल्ट जो मिले, तो उनके अकॉर्डिंगली ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। भले इनका चार्ज सेम है, लेकिन बाकी कैटेगरीज भी देखनी है, जिस तरह इनका मास बनता है। तो अगर आपने कोई ऐसा क्वार्क लगा दिया कि जो इसकी मास को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो चार्ज तो जस्टिफाई हो गया, मास नहीं हो पाएगा। तो इस रीजन की वजह से हम इनकी फिक्स फॉर्मेशन पे अभी बस काम करेंगे। उसकी डिटेल क्यों कैसे है वो इंक्लूड नहीं है अभी। ठीक है। इसके अलावा आप न्यूट्रॉन देखो। मैं आपको ना इसका एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, उसमें आप इनकी ना वैल्यूज को देखना कि चार्ज के अलावा जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनमें कैसे डिफरेंस आता है। वो आपने याद नहीं करनी, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ आपको, वो आप चेक कर लेना।
अच्छा, इसके बाद न्यूट्रॉन में आ गया एक अप दो डाउन। ठीक है, तो अब दो डाउन का मतलब है -1/3, और अप का मतलब है +2/3। इसमें आंसर आपको 0 मिलेगा। तो न्यूट्रॉन भी जस्टिफाई हो जाएगा कि ठीक है, इनकी वैल्यू से हमें ये सब मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई क्वार्क्स। अभी हमने क्वार्क्स देखा, क्वार्क्स में तीन वाली कैटेगरीज देख ली। अब ये जो एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन लिखा था ना, अब इसका देखते हैं इसका क्या लॉजिक है। ठीक है, अब आपने देखो क्वार्क्स बेसिक ही याद कर लिया, नहीं दो फॉर्मेशंस बस माइंड में रखनी है, प्रोटॉन में अप अप डाउन और न्यूट्रॉन में अप डाउन डाउन। ठीक है, ये चीजें याद हो जाएंगी, फिर इससे बाकी चीजें जो है ना वो आप लिंक करते जाओगे, वो इजी है। जैसे अब हम आएंगे एंटी वाले कॉन्सेप्ट पे। अब हम उन पार्टिकल्स की बात करेंगे जो सब एंटी हैं। तो एंटी में बेसिकली होगा ये कि मास तो सेम होगा, चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। पार्टिकल्स हैविंग सेम मास बट ऑपोजिट चार्ज। पार्ट 2। अब इसके कोलिजन की अगर बात करें, जैसे लेट सपोज एक प्रोटॉन है और वो कोलाइड करता है अपने एंटी मैटर के साथ। अब आपको पता है जब वो कोलाइड करेगा तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो उसमें क्या होगा, रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे को एक तरह से न्यूट्रलाइज वाला प्रोसेस कर देंगे। एनर्जी इज रिलीज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉर्म में। अब जैसे हम प्रोटॉन की बात कर रहे थे, अब प्रोटॉन का जो एंटी प्रोटॉन बनेगा, अभी हमने प्रोटॉन बनाया अप अप और डाउन से। ठीक है, अब इसका आएगा एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन होगा अप ऑपोजिट, दूसरा अप चार्ज में ऑपोजिट होगा, मतलब हमारे पास अप था +2/3, इसमें होगा -2/3, और डाउन भी ऑपोजिट। ठीक है, तो एंटी जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रॉन में क्या होगा, न्यूट्रॉन में वैसे तो वैल्यू 0 ही बनती है, उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं होता।
लेकिन फिर भी क्वार्क की जो फॉर्मेशन होगी, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, वो बन रहा था अप डाउन, डाउन से। तो एंटी न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं है, वो भी इनकी वैल्यूज को ऑपोजिट कर देगा। एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी डाउन, वैल्यू सेम, चार्ज ऑपोजिट। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन आता है, अब इलेक्ट्रॉन क्वार्क की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इसका एंटी मैटर अगर आप डिस्कस करो तो इसका एंटी मैटर होता है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट। ठीक है, अभी आप देखो इलेक्ट्रॉन हमने लेप्टॉन्स में लिखा है, क्वार्क्स में नहीं लिखा, ठीक है, इसलिए हमने इसके क्वार्क्स नहीं लिखे, क्योंकि क्वार्क्स की कैटेगरी का पार्ट नहीं है, वो तो हम सिर्फ एंटी मैटर डिस्कस कर रहे थे इसके। और इसी तरह से एक पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का सिंबल ये आ गया, और इसका होगा एंटी न्यूट्रिनो, ये आ गया एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, अब जैसे एंटी प्रोटॉन है, एंटी प्रोटॉन की प्रैक्टिस अगर आप करो तो एक रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे एंटी प्रोटॉन लिखा हमने, उसमें एंटी अप, एंटी अप, एंटी डाउन। तो एंटी का मतलब ये है कि अब इनके वैल्यूज को हमने रिवर्स करना है, और रिवर्स करने का मतलब एंटी अप की वैल्यू होगी -2/3 E, -2/3 E, और जो वैल्यू माइनस की थी वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास फाइनल आंसर आप देखोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -1। ठीक है, अब ये देखो एंटी हो गया बिल्कुल, प्रोटॉन के बिल्कुल एंटी चला गया। अच्छा, इसके बाद ये जो अभी हमारे पास न्यूट्रिनो आया, इलेक्ट्रॉन तो हमें समझ आता है, न्यूट्रिनो अब एक नई चीज आ गई। ठीक है, तो हमें प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन और क्वार्क्स, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद अब इसमें आ गया ये न्यूट्रिनो। अब ये न्यूट्रिनो क्या चीज है, इसके बारे में अभी फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है, मतलब ये मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल होते हैं प्रोड्यूस ड्यूरिंग बीटा डिके। कोई चार्ज नहीं होगा इस पे, और मास भी इसका नेग्लिजिबल होगा। अच्छा, इसका मास भी नेग्लिजिबल है, चार्ज भी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स कहा जाता है। और इसमें होता यही है कि इसमें बीटा डिके जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे न्यूट्रिनो कैसे आता है।
और इसका चार्ज नहीं है, मास नहीं है, तो इसकी वजह से कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा ऐसा। तो इस वजह से इसकी कोई इतनी खास सिग्निफिकेंस नहीं मिलती आपको। अच्छा, इसके बाद जो अल्फा बीटा और गैमा डिके थे, ठीक है, उनके बारे में आपको याद होगा कि रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है वो एक तो रैंडम होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस। रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस एक तो वो रैंडम होता है, एनी टाइम किसी भी पैटर्न में एमिट हो सकता है, और स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अगर आपको याद हो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता इस पे एक्सटर्नल चेंजेस का, यानी अगर आप प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर दो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस। रैंडम में आ गया आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइम या पैटर्न नहीं होगा रिएक्शन का, कभी भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और स्पॉन्टेनियस का मतलब नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है। और रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमें पता है कि जब पार्टिकल्स जो अनस्टेबल होते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं कंटिन्यूअसली स्टेबल फॉर्म में आने के लिए। ठीक है। और बाकी उसमें कैटेगरीज होती है अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, उनके बारे में हमें पता है अल्फा बीटा गैमा में, लेकिन इस बार बीटा में जो है वो एक बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव ये चीज हम देखेंगे किस तरह से होती है। अल्फा के बारे में अगर हम बात करें, अल्फा। अच्छा, अल्फा के बारे में चीजें तो आपको याद होंगी, जैसे कि इसका सिंबल हो गया न्यूक्लियर सिंबल। इसे हम 2 अल्फा 4 लिखते हैं। उसके अलावा इसकी अगर नेचर की बात की जाए तो ये हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। चार्ज की बात की जाए, +2 चार्ज होता है। उसके अलावा आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा। पेनिट्रेशन पावर सबसे कम। और इसको आप पेपर से इजीली स्टॉप कर सकते हो। और इसकी रेंज की अगर बात की जाए, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, या आप 4 to 5 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं हम इसको, डिपेंड करता है सिचुएशन में। और इसके लिए एग्जाम्पल इक्वेशन अगर लिखी जाए तो इसकी एग्जाम्पल इक्वेशन, लेट सपोज यूरेनियम 92 235 है, तो वो स्प्लिट होगा अल्फा में 2 4, एक अननोन पार्टिकल बनाएगा
9231। ठीक है, ये हो गई अल्फा के बारे में। इसी तरह से बीटा की अगर हम बात करें, बीटा में प्रॉपर्टीज, सबसे पहले इसके सिंबल की बात करें, ये इसका सिंबल आएगा। नेचर की बात करें, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चार्ज -1। आयनाइजेशन पावर लेस देन अल्फा। पेनिट्रेशन ग्रेटर देन अल्फा। और एल्यूमिनियम की शीट से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं। रेंज हम कह सकते हैं फ्यू मीटर्स तक है इसकी। अल्फा सेंटीमीटर्स में था, ये कुछ मीटर्स में जा सकता है। अच्छा, अब इसमें बीटा में ना दो कैटेगरीज बनेगी। एक बनेगा बीटा पॉजिटिव और एक बीटा नेगेटिव। ठीक है, अब सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं बीटा नेगेटिव की, जो कि नॉर्मली हम देखते आए हैं। बीटा नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन देखते हैं हम। यूरेनियम 92 प्लस, अब बीटा नेगेटिव में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, और साथ में ये एंटी मैटर एक आ रहा है इसमें, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूट्रिनो। ये आ गया एंटी न्यूट्रिनो। और दूसरा इसमें ये हुआ कि जो न्यूट्रॉन था वो न्यूट्रॉन स्प्लिट होकर एक प्रोटॉन बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बनाया बीटा के लिए, और तीसरा ये एंटी न्यूट्रिनो बना दिया। ठीक है, तो ये काम होता है बीटा नेगेटिव के लिए। ठीक है, फर्दर आप इसे देखो कि एक न्यूट्रॉन था हमारे पास, वो न्यूट्रॉन गया, एक प्रोटॉन बना, एक बीटा, और बाकी
एंटी न्यूट्रिनो, तो एक न्यूट्रॉन स्प्लिट होकर ये सब बना रहा है। ठीक है। और अगर आप इसकी क्वार्क मॉडल इक्वेशन लिखो, मतलब क्वार्क की फॉर्म में अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें, तो वो इस तरह से होगी। यानी जो डाउन था वो अप में कन्वर्ट हो गया, यानी न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, डाउन डाउन, तो वो एक जाकर अप बना देगा, तो वो अप अप डाउन बन जाएगा। ठीक है। मतलब अगर आप देखो, तो न्यूट्रॉन में था अप डाउन डाउन, इसने कन्वर्ट होकर बना दिया एक प्रोटॉन, प्रोटॉन में बनेगा अप अप डाउन। ठीक है। तो वो एक डाउन जो है वो अप में कन्वर्ट हो गया, तो वो प्रोटॉन की फॉर्म बन जाएगी। और जो बाकी बीटा और वो सब है वो एज इट इज रहेंगे, बीटा नेगेटिव, और ये न्यूट्रिनो आ गया। ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास हो गई क्वार्क मॉडल इक्वेशन। और इसी तरह से इसमें एक बीटा पॉजिटिव आता है। ठीक है, बीटा पॉजिटिव इसके ऑपोजिट ही होगा। इसको साथ रख के देखते हैं। अब बीटा पॉजिटिव की बात करें, इसकी इक्वेशन बनेगी 92, 235, कन्वर्ट हुआ। अब बीटा पॉजिटिव है ना, तो -1 नहीं लिख रहे हम, अब हमने +1 लिखा है। और यहाँ पर भी देखो 92 के बजाय 91 कर दिया, सॉरी 93 के बजाय 91 कर दिया, क्योंकि इस बार माइनस में नहीं है हमारे पास। इक्वेशन भी तो बैलेंस करनी होती है। ये इक्वेशन बन गई। अब आप इसको ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करके देख लो। ठीक है, आपको डिफरेंस खुद फील होगा। ये न्यूट्रिनो आ गया। और अब इसमें क्या पर्पस हो रहा है बेसिकली, अब एक प्रोटॉन बना रहा है स्प्लिट होकर एक न्यूट्रॉन, एक बीटा पॉजिटिव, और एक न्यूट्रिनो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी हमने न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और ये बनाया था नेगेटिव में, अब इक्वेशन आपके पास चेंज हो गई। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन को इसी से कंपेयर करके देखो, तो अब इक्वेशन ऐसी बन रही है कुछ। एक प्रोटॉन था, उसने एक न्यूट्रॉन दिया, बीटा पॉजिटिव। अब आप देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बैलेंस्ड। और ये तो अबंडेंट पार्टिकल है, वैसे इससे कोई इफेक्ट आपको पड़ेगा नहीं इक्वेशन पे। और अब इसकी क्वार्क मॉडल इक्वेशन अगर देखें, तो क्वार्क मॉडल इक्वेशन अब इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, यानी एक अप क्वार्क कन्वर्ट हो जाएगा एक डाउन में। मतलब ये जो हमने अभी बनाया था इसको हम फ्लिप कर दें, ठीक है, अब जो है वो डाउन में चला जाएगा, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन जाएगा, प्लस बीटा पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो। और ये इसका क्वार्क मॉडल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास
डीके का जो प्रोसेस था अल्फा बीटा गैमा वाला, वो थोड़ा सा आपको एडवांस हो गया। और इसके बाद बस हमारे पास इसके क्वेश्चंस रह गए। ठीक है, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है हमने।